गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने आपको पढ़ाया था नमक का दरोगा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई स्टोरी। मैंने 2 वीडियो में आपको बनाई थी, 3 और 4। आज हम वीडियो नंबर 5 लेकर आए हैं, जिसमें उसी पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर लिखे हैं मैंने शॉर्ट, लेकिन परीक्षा में लॉन्ग भी पूछे जाते हैं। अगर आपको स्टोरी पता है, समझ में आ गई है, तो आप ये शॉर्ट क्वेश्चन को समझते हुए आप अच्छे क्वेश्चन के आंसर लिख पाएंगे। इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 35 क्वेश्चंस हैं, तो इनको ध्यानपूर्वक समझना। उसी स्टोरी से संबंधित है जो मैंने आपको पढ़ाई थी। आपकी समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो आप उन वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी बाय नरेश कुमार डाल के प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। रचनात्मक अभिव्यक्ति एवं माध्यम कक्षा 11 और 12 के लिए सामूहिक मैंने 20 वीडियो बनाए हैं, वो भी आपको प्ले लिस्ट पर मिल जाएंगे। आप वहाँ जाकर उन वीडियोस को भी बार बार देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो छात्रों, आज हम नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो मैंने कहानी पढ़ाई थी वो आपकी समझ में आई होगी। बहुत अच्छी स्टोरी है, यह हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देकर जाती है जो हमारे भविष्य के लिए लाभप्रद होगी। अब इसमें मैंने क्वेश्चन बनाकर लिखे हैं कुछ अपने पास से। अभी भी बहुत कुछ क्वेश्चन छूट गए होंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सरसरी निगाह से अगर आप इसे देख लेंगे तो बहुत कुछ याद आ जाएगा और अच्छी प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लिख पाएंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था, इस प्रकार से आते हैं कि आपके विचार उसमें पूछे जाएंगे। अगर आपकी समझ में आ गया है तो आपको पॉजिटिव विचार देते हुए आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे। हमेशा पॉजिटिव में आपको आंसर देना है। सीख हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है छात्रों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे ध्यानपूर्वक सुनना। तो पहला क्वेश्चन ये है, जब से नमक बनाने पर रोक लगी तो सरकार में एक नया विभाग बना। ये आपको पता है, उस समय की कहानी। आज़ादी के समय, जब आज़ादी के लिए जब यानी नमक कानून जो महात्मा गांधी जी ने चलाया था, तो उस समय नमक विभाग बना था। नमक विभाग में कौन सा पद अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाने लगा? जिस समय ये विभाग बनाया था तो उस समय कौन सा पद, यानी सबसे जो उसमें पद था जिसकी ज़्यादा मांग थी, वो था दरोगा का पद। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। दरोगा पद के लिए कौन लालायित रहते थे? वैसे तो सभी लोग लालायित रहते थे, क्योंकि इसमें ऊपरी कमाई यानी रिश्वत का बोलबाला था, तो इसलिए सब लोग इसमें जाना चाहते थे अपने अपने कारोबार को, रोजगार को छोड़कर। यानी जो सर्विस करते थे, नौकरी करते थे, तो उसमें सबसे जो लालायित रहते थे वो थे बड़े बड़े वकील। वो इस विभाग में आना चाहते थे। आगे, उन दिनों फारसी में 2 एक प्रेम कथाएं कहने वाले को जल्दी ही मिल जाती थी, यानी नौकरी। यहाँ देखिए, मिल जाती थी यानी नौकरी, यानी नौकरी मिल जाती थी, क्योंकि उस समय क्या था, फारसी यानी हमारे यहाँ मुग़लों का शासन था, तो इसलिए वो उनकी जो चापलूसी करते थे उनको नौकरी दे देते, यानी अफसरी दे दिया करते थे। तो ये अफसरी आंसर हो गया। कौन लैला मजनू फरहाद आदि के प्रेम वृतांत सुनाकर रोजगार ढूंढने के लिए निकले? अब जब ऐसा चल रहा था तो वंशीधर भी अपनी नौकरी के लिए निकले। आगे, वंशीधर के पिता ने वंशीधर को क्या हिदायत दी कि नौकरी ऐसी ऐसी ढूंढना? यानी वो उन्होंने कहा था, उनके पिताजी जो थे वंशीधर के, मुंशी जी नाम इसमें आया है, तो ऊपर की आय खूब हो, यानी ऊपर की कमाई, यानी आप एक तरीके से पाप की कमाई समझ लो, यानी ऊपर का कमाई कौन सी होती है, वही होती है। आगे देखिए, वंशीधर के पिता ने मासिक आय को क्या कहा है कहानी में? पूर्णमासी का चांद, क्योंकि जो पूर्णमासी का चांद होता है ना, वो धीरे 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 समाप्त होता जाता है। मुंशी जी ने, देखो यहाँ मैंने मुंशी जी लिखा तो समझ लेना वंशीधर के पिता के लिए। मुंशी जी ने ऊपर की आमदनी को क्या कहा है? उसको, मासिक आय को तो पूर्णमासी का चांद कहा, क्योंकि वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और आमदनी जो होती है ऊपर की, उसको क्या कहा? बहता हुआ स्रोत, यानी वही बचता है, बहता हुआ स्रोत है, उसमें ही बरकत होती है, ऐसा उनका पिता का मानना था। आगे, कौन सी बात सुनते ही वंशीधर के स्वजनों के हृदय में खुशी और पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगी? सूल यानी
बुरा लगने लगा उनको, तो वो दरोगा की नौकरी मिलने पर, किसको, वंशीधर को। आगे, मुंशी वंशीधर ने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों का मन मोह लिया था। लगभग कितने समय में यह कार्य कर दिया था उन्होंने, 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे नौकरी पर लगे हुए, यानी 6 महीने के अंदर ही उन्होंने सभी अधिकारी और अफसर अपनी सच्चाई और अपनी ईमानदारी से कार्य करने की प्रवृत्ति से उन्होंने सबके मन को मोह लिया था। ठीक है बेटा, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। दरोगा जी की नींद अचानक क्यों खुली। दरोगा जी कौन थे, वही वंशीधर जी। अचानक पुल पर से गाड़ियों की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई। अब आगे, पुल पर गाड़ियां किसकी थीं, जो गाड़ियां जा रही थी पुल से निकली हुई, वो किसकी थीं, देखिए वो थी पंडित आलोपीदीन की गाड़ियां थीं। वंशीधर ने गाड़ियों को क्यों रोका, गाड़ियों में चोरी का नमक था और वो चोरी करके ले जा रहे थे, इसलिए उन्होंने गाड़ी को रोका। उस एरिया के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी कौन थे, पंडित आलोपीदीन, उनकी तूती बोलती थी। कहने का मतलब वहाँ कर वो एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, बहुत बड़ा कारोबार था। ठीक है, आगे, पंडित आलोपीदीन का अच्छा उठना बैठना किसके साथ था, अंग्रेजों के साथ, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ भारत में अंग्रेजों के आए हुए थे, अंग्रेज भी रहते थे, तो अंग्रेजों का भी बोलबाला था, तो उनके साथ भी उठना बैठना था उनका। आगे, पंडित आलोपीदीन को किसकी शक्ति पर पूरा भरोसा था, यानी वो पैसे को बहुत बड़ी शक्ति मानते थे, पैसे के बल पर किसी को खरीद सकते थे, पैसे के बल पर वो कुछ भी कर सकते थे, इसलिए वो लक्ष्मी की शक्ति पर, यानी उन्हें पैसा यानी लक्ष्मी को, पैसे को लक्ष्मी बोलते हैं, तो लक्ष्मी की शक्ति पर उन्हें पूर्ण विश्वास था। कौन मानते थे कि न्याय और नीति तो लक्ष्मी के खिलौने हैं, यानी वो ये कहते थे अगर लक्ष्मी जिसके पास है तो वो न्याय को भी खरीद सकता है और नीति कानून जो भी है वो सबको ताक पर रखकर अपना काम निकाल सकता है पैसे के बल पर। तो ये कौन मानते थे, पंडित आलोपीदीन। आलोपीदीन ने वंशीधर को क्या लालच देने का प्रयास किया था, रिश्वत देने का, यानी उन्होंने सोचा कि ये काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, कोई दिक्कत नहीं है। जब गाड़ियां पकड़ी गई और वो पहुंचे, उन्होंने कहा ये तो मैं आराम से पैसे के बल पर अपना काम निकाल लूंगा। आगे, किसने कहा हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर ईमान बेचते फिरते हैं। तो ये किसने कहा था, वंशीधर ने कहा। किससे कहा, आलोपीदीन से। कब कहा, जब वो रिश्वत देने की बात कर रहा था। दरोगा ने सेठ जी, यानी सेठ जी वही आलोपीदीन, सेठ जी बोलते थे उन्हें। दरोगा कौन है, वंशीधर। तो वंशीधर ने यानी दरोगा ने सेठ जी को हिरासत में लेने का हुक्म दिया था। वो किसे सुनाया, तो वो बदलू सिंह, एक सिपाही खड़ा हुआ था साइड में, उससे कहा बदलू सिंह को, मतलब उसे अरेस्ट करने के लिए। सेठ जी ने वंशीधर को तत्काल कितने रुपए देने की बात कही थी, यानी उसी समय आलोपीदीन को आलोपीदीन ने वंशीधर को यानी लालच जो दिया था रिश्वत का, वो कितने रुपए का दिया था, 1,000 रुपए। किसने गर्म होकर कहा 1,000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। तो आप समझ गए होंगे, वंशीधर ने कहा आलोपीदीन से जब उसे रिश्वत देने की बात कही। आगे देखिए 23, आलोपीदीन ने बढ़ाकर कितनी रिश्वत देनी चाहिए। मान लो उन्होंने देखा कि भाई हो सकता है इतने में बात ना बने, थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, क्योंकि वो तो लक्ष्मी को बहुत सर्वोपरि मानते थे, उस पर सबको खरीद सकते थे। तो उन्होंने लास्ट 40,000 तक बोल दिए थे, लेकिन वंशीधर नहीं पिघले और ना ही उन्होंने रिश्वत लेना स्वीकार किया। आगे 24, यहाँ के सभी कर्मचारी उनके बिना दाम के गुलाम थे। सभी किसके हाथों बिके हुए थे, तो आपको पता पंडित आलोपीदीन। जब ये अदालत में हम पहुंचे, वंशीधर उन्हें अरेस्ट करके लेके गए कचहरी, तो वहां पर जो लोग थे इनके गुलामी करने वाले, जो इनके हाथों बिके हुए थे आलोपीदीन के, वो तुरंत आते हैं और उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए किसने यह लिखा, पंडित आलोपीदीन बहुत बड़े आदमी हैं, वे थोड़े से लाभ के लिए इतना छोटा काम नहीं कर सकते। तो ये कहा था अदालत में, डिप्टी मजिस्ट्रेट ने कहा था कि वो ऐसे व्यक्ति नहीं है, वो तो बड़े सम्माननीय व्यक्ति हैं। आगे देखिए 26 क्वेश्चन है,
सॉरी, किसके लिए कहा? नमक हलाली ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, अतः उन्हें सावधान रहना चाहिए। ये किसने कहा था? ये कहा था मजिस्ट्रेट ने बंसीधर के लिए, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई ये ऐसे व्यक्ति को, इतने सम्मान्य व्यक्ति को फंसा रहा है, तो ये बंसीधर के लिए उस मजिस्ट्रेट ने कहा था, जिसका भी पहले क्वेश्चन में जो तारीफ की है वो मजिस्ट्रेट ने, तो दूसरा क्वेश्चन ही बंसीधर के लिए उन्होंने कहा था। आगे 27, अदालत से मुस्कुराते हुए बाहर कौन निकले थे? अब आपको पता होना चाहिए अदालत में किसकी जीत हुई, आलूबीदीन की हुई, तो मुस्कुराते हुए वही निकलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वंशीधर अपना मुंह लटकाए हुए बाहर निकले, क्योंकि उनका जो वो चाहते थे वो नहीं हुआ, बल्कि उन्हीं को और उल्टा सुना दिया गया मजिस्ट्रेट द्वारा। आगे, वंशीधर के घर आलूबीदीन कितने दिन बाद पहुंचे? यानी उनकी नौकरी छूट गई थी, नौकरी छूटने के बाद वंशीधर के घर आलूबीदीन कितने दिन बाद पहुंचे? 1 सप्ताह बाद, जब उनकी नौकरी छूट चुकी थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आपका बेटा कुल तिलक है, ऐसे धर्म प्राण मनुष्य पर तो सर्वस्व अर्पण किया जा सकता है। यह कहा था, यानी यह किसने कहा, किससे कहा? तो पंडित आलूबीदीन ने कहा था उनके पिता से, वंशीधर के पिता मुंशी जी से कहा कि आपका बेटा तो कुल तिलक है, यानी कुल का तिलक है, धर्म प्राण मनुष्य पर तो सर्वस्व, यानी ऐसे व्यक्ति पर तो सब कुछ न्यौछावर किया जा सकता है। आगे देखिए, आज मैं स्वयं आपकी हिरासत में चला आया हूँ, मैंने इस दुनिया में सबको खरीद कर गुलाम बना लिया, मुझे परास्त किया तो केवल आपने। ये किसने कहा था? ये आलूबीदीन ने कहा। और किससे कहा? वंशीधर से कहा, क्योंकि मैं आज आपके सामने छोटा हो चुका हूँ, जो मेरा मान सम्मान है वो आज छोटा हो गया, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, लेकिन आज तुम्हारी सच्चाई ने, ईमानदारी ने आज मुझे छोटा बना दिया, परास्त किया है तो केवल आपने मुझे किया, नहीं तो मैंने सबको खरीद लिया। आज तक मुझे कोई कहीं भी किसी प्रकार से मेरे से मुकाबला नहीं कर पाया है। आगे, सेठ जी ने वंशीधर के सामने क्या प्रस्ताव रखा? ये सारी बात करने के बाद उन्होंने कहा कि सारी संपत्ति, यानी मेरी जो सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर पद स्वीकार कर सकते हो क्या? मुझे आप जैसा व्यक्ति चाहिए मेरे कारोबार के लिए, आप ईमानदारी से काम करिए और मैं आपको मैनेजर का पद देता हूँ, और उसमें तुम्हें कोई जैसा आपके विचार है उसके अनुरूप कार्य करना, और मेरा जो बहुत नुकसान हो रहा है, मुझे भी आप जैसे ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता है। अब आगे देखिए, 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त क्या सुविधाएं दी? यानी 6,000 वार्षिक वेतन दिया। ये बहुत पुरानी बात है, 6,000 बहुत होते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वार्षिक वेतन दूंगा, और उसके अतिरिक्त आलूबीदीन ने वंशीधर को बहुत सारी सुविधाएं दी। देखो क्या, रोजाना का खर्च जो भी होगा, और सवारी के घोड़े, यानी घोड़े दिए गए सवारी के लिए, और बंगला दिया, और नौकर चाकर सब मुफ्त दिए उनको, वंशीधर को। आगे देखिए, वंशीधर को नौकरी किसने दी? पंडित आलूबीदीन ने, क्योंकि उसकी नौकरी तो दरोगा की छूट चुकी थी, आज उसको नौकरी दे दी थी। अगला, सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे मोती दे दिया। तो मोती किसको कहा है? हाँ, आलूबीदीन ने वंशीधर को कहा, क्योंकि आज उसे जो मोती, यानी सौभाग्य, यानी उसे अपना सौभाग्य मानता है कि उसे आज ऐसा ईमानदार व्यक्ति मिला अपने लिए, और वो अब उसके यहाँ नौकरी करेगा, जैसे उस व्यक्ति की आवश्यकता थी, आज उसे वो मिल गया है। आगे देखिए, अथाह संपत्ति का मालिक कौन था? पंडित आलूबीदीन, क्योंकि उसकी तूती बोलती थी वहाँ के एरिया में, और सब लोग जानते थे, सेठ जी थे, बहुत बड़ा कारोबार था। तो ठीक है बेटा, आज हमने उसी से संबंधित, यानी नमक का दरोगा प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई कहानी, बहुत अच्छी कहानी है, जिससे प्रेरणा मिलती है कि हमें सत्यवादी रहते हुए अगर हम कार्य करते हैं तो ऊपर वाला, यानी जो हमारे भाग्य है, वो कभी हमें धोखा नहीं देगा। हम जैसा चाहेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे तो हमें ऐसा व्यक्ति मिलेगा, और ईमानदारी से हमें अगर डिगमगा जाएंगे, अपना स्थान, अपना विचार बदल लेंगे, तो फिर समझ लीजिए आप अपने कर्तव्य से हट गए। तो वंशीधर ने हमें यह प्रेरणा दी है कि हमें अपने कर्तव्य से कभी नहीं हटना चाहिए। हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारे साथ ईश्वर भी है, ईश्वर हमारा साथ देता है। देखिए, वंशीधर ईमानदारी से काम करता था और बाद में भी करता रहा, और उसको उसका परिणाम भी पॉजिटिव मिला, और जैसा वो चाहता था वैसी उसे नौकरी भी मिल गई ईमानदारी वाली। तो ठीक है छात्रों, आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में, उसमें सीखेंगे हमें क्या, हमें उससे प्रेरणा मिलेगी नेक्स्ट चैप्टर से। तो इसको आप समझते हुए अपने कॉपी में लिख लेंगे और अच्छा
आंसर दे पाएंगे। ठीक है छात्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।